नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण रोजाना सुबह 10 बजे से किया जाता है। और इसी क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के चौथे सत्र का प्रसारण 4 मई यानी कि बुधवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। और इस लाइव प्रसारण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी उस लिंक का उपयोग कर इस लाइव प्रसारण को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चौथा सत्र है वह कल यानी कि 4 मई को सुबह 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा और आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम हिंदी को लेकर के संविधान सभा में जो बहस हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। इसको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध में ट्रांसनिस्ट्रिया का क्या रोल है, इसको समझाने के लिए जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में अर्धसंघवाद को क्यों बढ़ावा दिया गया, इस बात को समझाने के लिए जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और जिस तरीके से जीएसटी कर संग्रह में वृद्धि हुआ है उस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया जिसका शीर्षक है द डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर के एक बहस छिड़ा हुआ है और उसी के संदर्भ में यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर संविधान सभा में हिंदी को लेकर के उसके सदस्यों का क्या मत था, हिंदी को लेकर के क्या चर्चा हुआ और इसके बाद उस चर्चा के कारण हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद डाले गए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 343 है उसमें यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा। तो ये बात जो है अनुच्छेद 343 में कही गई है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर राजभाषा शब्द का उपयोग किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा। अगर हम संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के ऊपर जो चर्चा हुआ था उसकी बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस सवाल पर संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका मत विभाजित था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। खास करके वे सदस्य जो उन राज्यों से आते थे जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है उनके द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का विरोध किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदी के समर्थक थे वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि अंग्रेजी जो है वह गुलामी का प्रतीक है और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। जो लोग हिंदी भाषा का विरोध कर रहे थे वे इस बात से डरे हुए थे कि कहीं उनके क्षेत्रों में जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है हिंदी का वर्चस्व ना बढ़ जाए। और इसी को देखते हुए संविधान सभा में उन राज्यों के सदस्य जो हिंदी नहीं बोलते थे वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित करने का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा स्क्रिप्ट को लेकर के भी संविधान सभा के सदस्यों के बीच में मतभेद थे। कुछ सदस्य ये चाहते थे कि देवनागरी लिपि के शब्दों और अंकों का उपयोग किया जाए आधिकारिक भाषा के रूप में, वहीं कुछ लोग रोमन लिपि को अपनाने की वकालत कर रहे थे। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मत बटा हुआ था और इसी को देखते हुए अंततः यह निर्णय लिया गया कि संविधान में केवल राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा, ना कि राष्ट्रभाषा का। और यहाँ पर यह कहा गया कि हमारे संविधान लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ जो है सभी शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगा। और यह भी कहा गया कि 15 वर्षों के बाद संसद जो है कानून बना करके यह तय कर सकता है कि हमारी राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा में जो हिंदी का विरोध हुआ राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर के,
यह उसी का परिणाम था कि हमारे संविधान में सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के बातें कही गई और शुरुआत के 15 वर्षों में सभी शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाने लगा। हालांकि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची भी है और इस अनुसूची में देसी भाषाओं को शामिल किया गया है। पहले इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी और आप सभी जानते हैं कि अभी जो है इस सूची में 22 भाषाएं हैं और ये सभी भाषाएं हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और इससे जुड़ा हुआ भी 2 अनुच्छेद है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। एक है अनुच्छेद 344(1) जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है और इसके जो सदस्य होंगे वे इन्हीं अनुसूचित भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति होंगे, यानी कि इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य इन्हीं अनुसूचित भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। अगर हम इस आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो इस आयोग का उद्देश्य होगा कि वह यह सिफारिशें दे कि किस तरीके से हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए और अंग्रेजी के उपयोग को कम किया जाए। इसी तरीके से एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 351, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो इन सभी अनुच्छेदों को आपको ध्यान में रखना है। इसी न्यूज में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर 1965 में हिंदी का विरोध उन राज्यों के द्वारा क्यों किया गया जो राज्य हिंदी का उपयोग नहीं करते थे। आपको ध्यान में रखना है कि 1965 वही वर्ष है जिस वर्ष जो 15 वर्ष की अवधि है वह खत्म होने वाली थी। और चूंकि संविधान में यह कहा गया था कि हमारे संविधान के लागू होने के बाद जो 15 वर्ष होंगे उस अवधि में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा और जब 15 वर्ष खत्म हो जाएंगे तब संसद जो है नियम बना करके ये तय कर सकता है कि आखिर हमारे देश की जो आधिकारिक भाषा है वह क्या होगी। और इसी को देखते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 को संसद के द्वारा पास किया गया और इसे 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया, जो संविधान को अपनाने के 15 साल पूरे होने की तारीख थी। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वैसे राज्य जो हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि अंग्रेजी का प्रयोग 15 साल पूरा होने के बाद भी जारी रहेगा और केंद्र और राज्यों के बीच में संचार की भाषा के रूप में भी अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था 1959 में कि 15 साल खत्म होने के बाद भी अंग्रेजी भाषा का उपयोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जारी रहेगा। लेकिन जो राजभाषा अधिनियम 1963 था उसमें इस आश्वासन को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था और इसीलिए जब इसे लागू करने का जो टाइम है यानी कि 26 जनवरी 1965 का जो टाइम है वो निकट आया तो इसके कारण बहुत सारे राज्यों में कुछ आशंकाएं पैदा हुई। खास करके ये आशंकाएं तब और बढ़ गईं जब उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये कहा गया कि उनकी सरकार हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी, यानी कि उनकी जो सरकार है वह हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के कारण वैसे राज्य जो हिंदी का उपयोग नहीं करते थे उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं पैदा हुई। खास करके तमिलनाडु, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, वहां पर छात्रों के बीच यह भावना फैल गई कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं, खास करके जो प्रशासनिक सेवा के एग्जाम होते हैं, वहां पर हिंदी माध्यम में एग्जाम लिया जाएगा और इसीलिए उन राज्यों के छात्र जो हिंदी का उपयोग नहीं करते हैं उन छात्रों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगा। और इस कारण से तमिलनाडु में हिंदी का विरोध शुरू हो गया और यह विरोध आगे बढ़ता गया। जब यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो अधिक से अधिक छात्र संघ और छात्र इसमें शामिल होते गए और आगे चल करके इस विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के द्वारा भीड़ पर फायरिंग की गई और अन्य घटनाओं को मिला करके लगभग 60 लोगों की मृत्यु हुई। यह विरोध कई दिनों तक चला। जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां थीं वे भी इस विरोध का समर्थन कर रही थीं। हालांकि आगे चल करके यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन तब तक केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्हें यह समझ में आ गया था कि वैसे राज्य जहां पर हिंदी का उपयोग नहीं किया जाता है उन राज्यों के लिए यह जो मुद्दा है वो काफी संवेदनशील है और इसीलिए
1976 में जब राजभाषा नियम बनाए गए तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये नियम तमिलनाडु को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि वैसे राज्य जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का उपयोग नहीं करते हैं, उन राज्यों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं हिंदी को लेकर के। उन्हें लगता है कि उन पर हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है और इसीलिए उनके द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया जाता है। यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उसका भी जिक्र किया गया है। आइए जान लेते हैं कि आखिर ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। आपको ध्यान में रखना है कि 1960 के दशक के बाद से ही केंद्र की जो शिक्षा नीति है उसमें 3 भाषाओं को पढ़ाने की बात कही जाती रही है और इसमें यह कहा गया है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाएगा और जो अन्य राज्य हैं वहां पर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरल है, वहां पर अंग्रेजी को भी पढ़ाया जाए, हिंदी को भी पढ़ाया जाए और उसके साथ साथ उनकी जो आधिकारिक भाषा है उसे भी पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर जो विवाद है उसको कम करने के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का उपयोग केंद्र ने किया। तमिलनाडु के द्वारा 3 भाषा के फॉर्मूले का लगातार विरोध किया जाता रहा है। यानी कि तमिलनाडु का यह कहना है कि वह अंग्रेजी को पढ़ाएगा, तमिल को पढ़ाएगा, लेकिन तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को नहीं पढ़ाएगा। और इसके लिए तमिलनाडु के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिन्हें भी हिंदी जानने की आवश्यकता है वह स्वयं ही हिंदी को सीख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे राज्यों में इसे अपनाया भी गया है। बहुत सारे राज्यों में अंग्रेजी और वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है उसके साथ साथ हिंदी को भी पढ़ाया जाता रहा है। तो एक तरीके से जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वह इस विवाद को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाया गया था, जो कि अभी भी जारी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरीके से हमारे संविधान के बनने के समय से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें कही गई हैं। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 1965 का जो प्रोटेस्ट है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस विषय को ठंडे बस्ते में भी डाला गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आखिर ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है जिसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसका शीर्षक है इम्बोर्लिंग ट्रांसनिस्ट्रिया इन द रशियन यूक्रेन वॉर और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटे से देश जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया, उसके बारे में चर्चा किया गया है। अगर हम ट्रांसनिस्ट्रिया कहाँ पर स्थित है उसकी बात करें तो आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर है यूक्रेन और ये रहा मोल्डोवा और उसके बीच में ये जो क्षेत्र है उसे ही ट्रांसनिस्ट्रिया कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में एक छोटा सा जो भूभाग है उसे हम ट्रांसनिस्ट्रिया कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया ने सोवियत संघ के टूटने के बाद मोल्डोवा की तरह खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। हालांकि मोल्डोवा का ये कहना था कि ये जो क्षेत्र है वह उसका हिस्सा है और इसीलिए मोल्डोवा के द्वारा 1990-92 में इस क्षेत्र पर कब्जा करने के प्रयास किए गए, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया में जो रूसी सैनिक मौजूद थे उनके कारण ट्रांसनिस्ट्रिया ने मोल्डोवा के इस प्रयास को विफल कर दिया और उसके बाद से ही जो ट्रांसनिस्ट्रिया है वह मोल्डोवा के नियंत्रण से मुक्त है। हालांकि अधिकांश देश ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्डोवा का ही हिस्सा मानते हैं, यहां तक कि रूस के द्वारा भी ट्रांसनिस्ट्रिया को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन जो ट्रांसनिस्ट्रिया है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह रूस पर निर्भर है। रूस के द्वारा ट्रांसनिस्ट्रिया को मुफ्त गैस की सप्लाई की जाती है। जो अधिकांश ट्रांसनिस्ट्रियन हैं वहां के जो लोग हैं उनके पास रूस और ट्रांसनिस्ट्रिया की दोहरी नागरिकता है और कुछ लोगों के पास ट्रिपल नागरिकता है, यानी कि कुछ लोगों के पास रूस, ट्रांसनिस्ट्रिया, उसके साथ साथ मोल्दोवा का भी नागरिकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो क्षेत्र है जो कि यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में है,
जिसे हम ट्रांसनिस्ट्रिया के नाम से जानते हैं, उसे अभी भी बहुत सारे देशों के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। खुद रूस के द्वारा जो है इसे इस तरह की मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन जो ट्रांसनिस्ट्रिया के निवासी हैं, उनका झुकाव रूस की तरफ ज्यादा है। आप देख सकते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 4,70,000 है और इसका जो एरिया है वह 4,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो पॉपुलेशन है उसमें से अधिकांश लोग रसियन लैंग्वेज बोलते हैं। और 2006 में ट्रांसनिस्ट्रिया में रेफरेंडम भी कराया गया था, यानी कि लोगों का मत जानने का प्रयास किया गया था कि वे आखिर मोल्डोवा में जाना चाहते हैं या फिर रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस रेफरेंडम में 97.2% लोगों ने रसिया के फेवर में वोट दिया था, यानी कि उनका यह कहना था कि वे रसिया के साथ मिलना चाहते हैं, ना कि मोल्डोवा के साथ। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया में 1500 से ज्यादा रसियन सैनिक मौजूद हैं शांति सेना के रूप में। और इसका जो कोलबास्ना क्षेत्र है, यहां पर रूस के द्वारा भारी मात्रा में हथियारों को रखा जाता है। यहां पर रूस का एक बहुत ही बड़ा हथियारों का डिपो है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया में अभी उनकी एक सरकार है, वहां पर संसद है, उनका एक सेना है, उनका संविधान है, उनका ध्वज है, उनका राष्ट्रीय गान है। यानी कि ट्रांसनिस्ट्रिया खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि रूस सहित यूरोप के बहुत सारे देशों ने ट्रांसनिस्ट्रिया को अभी तक एक स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं दिया है। यहां पर इस बात को भी समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ट्रांसनिस्ट्रिया अभी चर्चा में क्यों है। आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के बहुत सारे इलाकों में कुछ बम विस्फोट हुए हैं। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है और ना ही इन हमलों में किसी की मौत हुई है। लेकिन यूक्रेन का यह कहना है कि रूस के द्वारा ये हमले कराए गए हैं क्योंकि रूस ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्डोवा पर अपना नियंत्रण चाहता है और वह पूरी तरीके से ट्रांसनिस्ट्रिया को अपने में मिलाना चाहता है। और इसके बाद उसका जो हस्तक्षेप है मोल्डोवा में वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। यहां पर रूस का यह कहना है कि हमले जानबूझ करके यूक्रेन के द्वारा किए गए हैं ताकि रूस को बदनाम किया जा सके। तो यहां पर ये जो हमले हुए हैं ट्रांसनिस्ट्रिया के इलाके में, उन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। रूस और यूक्रेन के द्वारा एक दूसरे पर इस हमले का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम ट्रांसनिस्ट्रिया के भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रूस के लिए। आप देख सकते हैं ये रहा ब्लैक सी, यानी कि जो ट्रांसनिस्ट्रिया है वह ब्लैक सी से काफी नजदीक है और अगर रूस के द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है तो वह आसानी से ब्लैक सी को कंट्रोल कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर यूक्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है ओडेसा। और अगर रूस के द्वारा ट्रांसनिस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया जाता है तो वह आसानी से यूक्रेन के इस बंदरगाह को अपने कब्जे में ले सकता है। और एक बार अगर यह बंदरगाह रूस के कब्जे में चला गया तो इसका मतलब है कि यूक्रेन का जो संपर्क है वह ब्लैक सी से पूरी तरीके से टूट जाएगा और इस पूरे इलाके में रूस का नियंत्रण हो जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया का जो सीमा है वह यूक्रेन के साथ लग रहा है और अगर यहां से रूस के द्वारा अपना नियंत्रण लेकर के यूक्रेन पे हमले किए गए तो वह आसानी से यूक्रेन का जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया है उसे यूक्रेन से अलग कर सकता है। तो यहां पर इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर रूस ट्रांसनिस्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है और यहां से यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन बहुत ही दबाव में आ जाएगा, जो कि इस युद्ध के लिए निर्णायक हो सकता है। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो विस्फोट अभी वहां पर हुए हैं उसके बाद ट्रांसनिस्ट्रिया के राष्ट्रपति के द्वारा ट्रांसनिस्ट्रिया में 15 दिवसीय रेड अलर्ट की घोषणा कर दी गई है और इस इलाके से वैसे पुरुष जो लड़ने में सक्षम हैं उनको इस इलाके को छोड़ने को लेकर के भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहां पर बहुत सारे पश्चिमी देश और खुद यूक्रेन रूस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि रूस जानबूझ करके ट्रांसनिस्ट्रिया में अस्थिरता पैदा करना चाह रहा है ताकि वह और ज्यादा से ज्यादा सेना वहां पर भेज सके और वह जो यूक्रेन का बंदरगाह है ओडेसा
उस पर कंट्रोल कर सके। और एक बार अगर यह बंदरगाह रूस के कब्जे में आ गया तो इसका मतलब है कि यूक्रेन पूरी तरीके से एक लैंडलॉक कंट्री के रूप में बदल जाएगा और स्वाभाविक रूप से युद्ध में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। यहां पर मोल्डोवा भी इस बात को लेकर के आशंकित है कि अगर रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया तो फिर रूस का जो हस्तक्षेप है वह मोल्दोवा में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और रूस लंबे समय से चाहता है कि मोल्दोवा उसके प्रभाव में रहे। यहां पर आगे की राह को लेकर के भी चर्चा किया गया है कि अगर रूस के द्वारा ट्रांसनिस्ट्रिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाता है, और आप सभी जानते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया के जो लोग हैं वो भी रूस को समर्थन करते हैं, तो यहां पर यूक्रेन के साथ साथ मोल्दोवा के लिए काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको ध्यान में रखना है कि मोल्दोवा यूरोप का सबसे गरीब देश है और ऐसी स्थिति में वह रूस के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसके पास बहुत ही छोटी सेना है, यह नाटो का सदस्य भी नहीं है और इसीलिए अगर रूस मोल्दोवा पर हमला करता है तो यहां पर नाटो उसके बचाव में नहीं आ सकता। नाटो जो है उन देशों को अपनी सदस्यता नहीं देता है जिनका किसी अन्य देश के साथ सीमा विवाद चल रहा हो। इसी तरीके से यहां पर यह कहा गया है कि मोल्दोवा यूरोपीय संघ का भी सदस्य नहीं है, हालांकि मोल्दोवा यूरोप का समर्थक है और इसी कारण से रूस के द्वारा मोल्दोवा पर अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि रूस के द्वारा अगर ट्रांसनिस्ट्रिया पर अपना जो प्रभाव है उसे बढ़ाया जाता है तो यहां पर दो देशों को परेशानी होने वाली है, एक है यूक्रेन और दूसरा है मोल्डोवा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ना है। सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैंने यहां पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्यों यह क्षेत्र रूस के लिए महत्वपूर्ण है, यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है और मोल्डोवा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के द हिंदू समाचार पत्र के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया जिसका शीर्षक है क्वासी फेडरलिज्म और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर भारत के द्वारा अर्ध संघीय ढांचे को क्यों अपनाया गया और यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत के केंद्रीकृत जो संघीय ढांचा है उसको अपनाने के 4 प्रमुख कारण हैं, जिसको लेकर के यहां पर पूरी चर्चा की गई है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में केंद्र और राज्यों के बीच में परस्पर संबंध हैं, सहयोगात्मक संबंध हैं, एक दूसरे के सहयोग से ये आगे बढ़ते हैं और इसको लेकर के बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। लेकिन अगर हम संविधान का स्वरूप देखते हैं तो यहां पर केंद्र को राज्यों के मुकाबले ज्यादा पावर दिया गया है, चाहे हम 7वीं अनुसूची की बात करें या फिर हम इमरजेंसी के प्रावधानों की बात करें। ये सभी यह बतलाते हैं कि जो केंद्र है वो ज्यादा शक्तिशाली है, राज्यों की तुलना में उसके पास ज्यादा पावर है। और इसी बात को यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर हमारे संविधान में केंद्रीकृत संघीय ढांचे को क्यों अपनाया गया। यहां पर इसके 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं और जो पहला और प्रमुख कारण यहां पर बताया गया है वह है भारत का विभाजन। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किए गए थे उसका जो झुकाव था वह विकेंद्रीकृत संघीय ढांचे की ओर था। यानी कि यहां पर इस बात की चर्चा की गई थी कि राज्यों को भी बहुत ही ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी, केंद्र जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 44वां अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी के द्वारा भी ये कहा गया था कि भारत में जो राज्य होंगे उनको अधिकतम स्वायत्तता दी जाएगी और वे भी शक्तियों के केंद्रीकरण के खिलाफ थे। यानी कि जो शुरुआती दौर था उस दौर में जो बड़े नेता थे हमारे देश के, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, जेबी कृपलानी हो, इन सभी का ये मत था कि भारत में जो राज्य होंगे उनको बहुत ही ज्यादा स्वायत्तता दिया जाएगा, उन्हें बहुत ही ज्यादा पावर दिया जाएगा, केंद्र को जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो यहां पर इन नेताओं का रुख बदल गया। भारत की एकता को बनाए रखने के लिए इन्हें यह समझ में आ गया
कि जो केंद्रीय सरकार है उसके पास ज्यादा पावर होने चाहिए और इसीलिए संविधान सभा में इस बात को सर्वसम्मति से अपनाया गया कि राष्ट्र की अखंडता को ध्यान में रखते हुए उसकी रक्षा करने के लिए और ऐसी शक्तियां जो देश को कमजोर कर सकती हैं उनको कमजोर करने के लिए एक मजबूत केंद्र होना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए हमारे संविधान में केंद्र को बहुत ही ज्यादा पावर दिए गए ताकि वे ऐसी स्थिति का सामना आसानी से कर सके जिसमें भारत की एकता को बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो भारत का जो केंद्रीकृत ढांचा है उसके लिए जो भारत का विभाजन है वो भी जिम्मेदार है। यहाँ पर जो दूसरे कारण की चर्चा की गई है वो कारण है राष्ट्रीय नागरिक पहचान बनाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 500 से भी ज्यादा अलग अलग रियासतों को मिलाकर के एक देश का निर्माण किया जा रहा था और यहाँ पर लोगों के बीच में भारतीयता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी था कि केंद्र जो है वह शक्तिशाली हो और इसीलिए भी केंद्र को बहुत ही ज्यादा पावर दिया गया। एकल नागरिकता की यहाँ पर व्यवस्था की गई। नेहरू और अंबेडकर दोनों का यह मानना था कि अगर हमें गरीबी से बेहतर तरीके से लड़ना है तो केंद्र के पास ज्यादा पैसे होने चाहिए, ज्यादा पावर होना चाहिए। इसके अलावा जो सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें अगर हमें दूर करना है तो यहाँ पर केंद्र के पास ज्यादा पावर होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा कारण की चर्चा की गई है वो ये है कि कल्याणकारी राज्य के निर्माण के उद्देश्य के कारण। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है और अगर हमें कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है तो यहाँ पर केंद्र के पास ज्यादा पावर होने चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो केंद्रीय सूची है उसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है और इसके साथ साथ संवर्ती सूची भी है जहां पर केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया है ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र निर्णय ले सके और उन निर्णयों को पूरे देश में एक साथ लागू कर सके। इसके अलावा यहाँ पर जो चौथे कारण की चर्चा की गई है वो ये है कि अंतर क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का उन्मूलन। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह एक जैसी नहीं है। कुछ राज्य अमीर हैं, कुछ राज्य बहुत ही गरीब हैं और इस क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए केंद्र के पास ज्यादा पावर होना चाहिए ताकि वह वैसे राज्य जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी सहायता कर सके, उन्हें आगे ले जाने में मदद कर सके। तो यहाँ पर इन चार कारणों की चर्चा की गई है जिसके कारण भारत में जो है एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई, राज्यों से ज्यादा पावर केंद्र को दिया गया, एक क्वासी फेडरल देश को यहाँ पर बनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर जिन कारणों की चर्चा की गई है वो आपके समझ के लिए बहुत ही जरूरी है कि आखिर हमारे संविधान को क्यों क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय बनाया गया, पूर्ण संघीय नहीं बनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है जीएसटी सिग्नल और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अप्रैल का महीना है वहां पर जो जीएसटी कलेक्शन है वो काफी बढ़ गया है। अप्रैल के महीने में 1.67 लाख करोड़ टैक्स का कलेक्शन किया गया है जो कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से अभी तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। यहां पर यह बताया गया है कि अगर हम 2021-22 की बात करें तो यहां पर जो जीएसटी का कलेक्शन है उसमें 30.8% की वृद्धि हुई है और यह कुल मिलाकर के 14.9 लाख करोड़ का हो गया है और इस फाइनेंशियल ईयर में इसके और बढ़ने की संभावना है। और यहाँ पर इसी बात को लेकर के चर्चा किया गया है कि अब केंद्र को राज्यों का जो बकाया है उसको लौटाने के प्रयास शुरू कर देने चाहिए। राज्यों के पास पहले से ही पैसे की बहुत कमी है और जिस तरीके से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है उसको देखते हुए केंद्र को राज्यों को उनका हक देना चाहिए। यहाँ पर इस बात को लेकर के भी चर्चा किया गया है कि जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है वह इस बात को नहीं बताता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह पटरी पर आ गई है, जैसा कि सरकार का कहना है। तो यहाँ पर सरकार को अभी भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है और इसीलिए सिर्फ जीएसटी का कलेक्शन अगर बढ़ जा रहा है तो उससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह अब सुधर चुकी है।
महंगाई को कम करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाने अभी भी बाकी हैं और इसीलिए यहाँ पर ये राय दिया गया है कि भले ही जीएसटी कलेक्शन देश में बढ़ रहा हो, लेकिन सरकार को ये जो मूलभूत समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने पॉलिसीज को बनाना चाहिए, उन्हें लागू करना चाहिए। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के बारे में संविधान सभा का क्या मत था, 1965 में क्या हुआ था और इन सभी के आलोक में हिंदी की उपयोगिता पर अपना मत व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बातें मैंने आपको समझाई हैं संविधान सभा को लेकर के, आप उन सभी बातों का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। 1965 में जो विरोध हुआ था तमिलनाडु में, वह क्यों हुआ था, इसका आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं और किस तरीके से हिंदी हमारे देश को एक रखने में मददगार साबित हो सकती है, इसका भी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखने का जरूर प्रयास करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या ट्रांसनिस्ट्रिया रूस समर्थक है? चल रहे संघर्ष में इस क्षेत्र को शामिल करने के रूस के इरादे क्या हैं, इस बात पर चर्चा करें। तो यहां पर आपको यह समझाना होगा कि आखिर ट्रांसनिस्ट्रिया का जो भौगोलिक स्थिति है वह कितना महत्वपूर्ण है रूस के लिए। ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में आपको बताना होगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना होगा और अगर रूस के द्वारा ट्रांसनिस्ट्रिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाता है तो इसके मायने क्या होंगे रूस के लिए, मोल्डोवा के लिए, आपको इसके बारे में भी यहां पर चर्चा करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर दी गई हैं, इन सभी को आप रिवाइज करेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।